देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, राहुल गांधी के दबाव के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बड़े मामले पर बैकफुट पर जाना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है इसके पीछे बड़ा कारण। इसी के साथ में मायावती आज भारत बंद का कर रही है समर्थन, बताएंगे उनकी ओर से पोस्ट करते हुए क्या मैसेज भेजा गया है दोस्तों और कौन कौन सी बड़ी मांग की गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले हैं कश्मीर और होने वाला है नया गठबंधन तय। बताएंगे किन किन पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर बड़ी स्थिति बन रही है दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के चुनाव में क्या मेडल जीतने वाले ओलंपिक के खिलाड़ी भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे दोस्तों, बताएंगे बड़ी चर्चा चल रही है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान, कहा जनता ने अमित शाह को कर दिया तड़ी पार, बताएंगे और भी क्या कुछ बयान उन्होंने दिया है जिससे बीजेपी के लोग भड़कते दिखाई देंगे दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी कोलकाता जैसे कांड की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बाद भाजपा सरकार को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मायावती के नेतृत्व में होने जा रहे भारत बंद के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरकत में आना चाहिए और संवैधानिक संशोधन करके आरक्षण को सुरक्षित करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती बोली, कहा केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया में प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर से 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द हो गई है, किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत है। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एससी एसटी के पूर्व आरक्षण की व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिस लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील है। यानी मायावती ने भारत बंद का समर्थन किया है, केवल उनका कहना है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करने का सबको अधिकार है और ये एक विरोध जताने का तरीका है, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। इसी के साथ में मायावती के इस ट्वीट के बाद आकाश आनंद ने भी उनके द्वारा किए गए समर्थन पर कहा कि बहुत शुक्रिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपके रहते कोई भी एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जय भीम जय भारत। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कहां कहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर भी भारत बंद ट्रेंड कराया जा रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के लोग भी समर्थन में खड़े हैं। देखते हैं कितना बड़ा आंदोलन होता है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भेजने की कोशिश हो रही है ताकि संवैधानिक संशोधन किया जाए और आरक्षण के संशोधन को 9वीं सूची के अंदर डाला जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर कोई चर्चा आगे ना हो पाए। कुल मिलाकर दोस्तों 9वीं सूची में डालने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या बीजेपी की सरकार भारत बंद के आज ऐलान के बाद और जमीनी स्तर पर अच्छे खासे प्रभाव के बाद क्या बैकफुट पर जाएगी? जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का यह पहला दौरा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि दोनों नेता 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में रहेंगे। वे नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता को देखते हुए राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी सभी भाजपा विरोधी पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। वह विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की रणनीति पर बात करेंगे। उधर पीडीए के मुख्य प्रवक्ता सुशील बुखारी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में हो सकता है कि वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। गुलाम अहमद मीर बोले, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ना पसंद नहीं किया, इसी कारण उन्होंने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों को हरा दिया। अब देखते हैं क्या ये गठबंधन का आज अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों से मुलाकात होने वाली है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का एक प्रारूप देखने को मिले और एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान आज जम्मू और कश्मीर के अंदर कर दिया जाए। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी अब तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि आज ही तय होगा कि कश्मीर के अंदर किस तरीके के चुनावी रिजल्ट रहने वाले हैं। गठबंधन बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कहीं दिखाई नहीं देगी और जम्मू के हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के साथ अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदलकर अब की बार यूटर्न सरकार हो गया है। जो पहले मोदी सरकार होता था वो यूटर्न सरकार हो चुका है, यानी इनका काम ही है यूटर्न लेने का। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का मजाक उड़ाया है दोस्तों। इसमें कमल को यूटर्न लेते हुए दिखाया गया है। यूटर्न सरकार देश में चल रही है, पहले फैसला लेकर आओ फिर देखो कि विरोध हो रहा है कि नहीं। जैसा ही लगे कि विरोध होने लगा वैसे ही यूटर्न मारो और क्या हो कि हम तो कानून पूरी तरीके से लेकर नहीं आए हैं, इस कानून में भी बहुत कुछ बदलाव होंगे, नया कानून लेकर आएंगे, इस तरीके के बोल के इज्जत बचाते हुए यूटर्न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी पॉलिसी आजकल नजर आने लगी है दोस्तों। चाहे ब्रॉडकास्टिंग बिल का मामला हो या फिर अब लेटरल एंट्री का मामला हो या उससे पहले वक्फ कानून का मामला हो या उससे भी पहले किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए तीनों काले कानून वाला मामला हो। आपकी जो भी राय हो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश में मोदी सरकार चल रही है, यूटर्न सरकार चल रही है और विपक्ष के विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट है दोस्तों? कारण ये भी है कि बीजेपी के अपने सहयोगी नहीं
भाजपा को आईना दिखाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि चिराग पासवान कह रहे थे कि क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है तो अब बीजेपी के मंत्रियों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले का विरोध करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब उस चौराहे पर खड़ी है जहां पर अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी बिना अपने सहयोगियों के तो उनकी सरकार खतरे में आ सकती है। यही बड़ा कारण है कि भाजपा एक भी सहयोगी के विरोध के बाद पलटी मार देती है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब संविधान संशोधन को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए और भारत बंद को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार से यह कानून लेकर आने के लिए मजबूर करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चिराग पासवान से लोगों को उम्मीद है क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर सवाल जरूर खड़े होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद थे। यहाँ पर दलित समाज से आने वाले अर्जुन की हत्याकांड के मामले को लेकर मास्टरमाइंड को बचाने का आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 6 आरोपी को जेल में भेज दिया, लेकिन मुख्य आरोपी विशाल प्रताप सिंह को जेल में नहीं भेजा और उसको अभी तक पकड़ा नहीं है, जिसको लेकर परिवार जन समेत ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त दिखाई दे रहा है। हम लोग ग्रामीणों के साथ में खड़े हैं, परिवार के लोग के साथ में खड़े हैं। अर्जुन सरोज की हत्या के बाद मंगलवार को मृतक के परिजनों से मिलने के लिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसके बाद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। दोस्तों, साथ साथ राजनीति में क्या शामिल हो सकती है विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन बबीता के बीच में क्या राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है? आपको बता दें कि मीडिया में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, महिला पहलवान विनेश फोगाट की चर्चा काफी देश में चल रही है। पेरिस ओलंपिक में वेट कैटेगरी में मात्र 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था और वो फाइनल नहीं खेल पाई थी। सिल्वर मेडल जो उनको आराम से मिल जाता वो भी नहीं दिया गया। अब खबर आ रही है कि पेरिस से नाराज होकर लौटी दिग्गज पहलवान को आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। दोस्तों, विनेश के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन कई रिपोर्ट के अनुसार कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। विनेश पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल पाने से चूक गई थी। 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था। शनिवार को सोनीपत स्थित गांव बलाली में विनेश का जोरदार स्वागत किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी माल्यार्पण किया गया है। दोस्तों, देखते हैं क्या कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। अगर ऐसा होता है तो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुकी है बबीता फोगाट, जो चचेरी बहन है विनेश फोगाट की, और आंदोलन के दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता वाले बयान दे रही थी और एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रही थी। और ऐसे में अगर मुकाबला होगा तो काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा अमित शाह 400 सीटों की बातें कर रहे थे, जनता ने उनको तड़ीपार कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जोरदार तरीके से तंज कसा है। दोस्तों, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। इससे लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़े परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ बदलापुर में एक सफाई कर्मी द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संबंधित संस्थान बदलापुर की एक प्रतिष्ठित स्कूल है। इस घटना के बाद बदलापुर के अभिभावक और कई नागरिक नाराज चल रहे हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर लोगों ने विरोध किया है। दोस्तों, बदलापुर की घटना पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने कार्रवाई की है और अधिकारियों को पद से हटाया गया है, सस्पेंड किए गए हैं। SIT का गठन भी किया गया है। फास्ट ट्रैक में इस मामले को चलवाया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने के लिए सारे कदम उठाए, लेकिन लोगों का विरोध लगातार जारी है। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पहले चरण के चुनाव 18 सितंबर को होने वाले और उससे पहले अब पहले चरण के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 27 अगस्त है, जबकि नामांकन पत्र की जांच 28 अगस्त को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अगस्त और मतदान की तिथि 18 सितंबर बताई जा रही है। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू की 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होंगे, जिसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा और सोपिया के साथ साथ कुलगांव, देवसर, दूरू, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग के साथ साथ श्री गुफवारा और कई क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, और जम्मू के भी डोडा पश्चिम, डोडा, रामबन और बनिहाल जैसी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों सीटों को लेकर, दोनों क्षेत्रों को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है सारी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से। जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर मुकाबले की जबरदस्त तैयारी चल रही है। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, और ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की टूट से लेकर कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट तक एक नए समीकरण हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई सारे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, एक पूरी चार्जशीट तैयार की है और हरियाणा को किस तरीके से भाजपा के शासनकाल के दौरान 10 सालों में बर्बाद किया गया है, इसे लेकर लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। नहीं चाहिए भाजपा, हरियाणा मांगे जवाब के नाम से कैंपेन चल रहा है। दोस्तों, साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के अटकलों पर विराम लगा दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं यहाँ दिल्ली किसी निजी काम से आया था, मैं बीजेपी के नेता से नहीं मिलना चाहता था। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सब कौन कह रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पूछा गया कि वह झारखंड के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे क्या, उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था पहले ही
ही कह चुका हूँ। चंपई सोरेन दिल्ली से कोलकाता के लिए निकल गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। मीडिया वाले दोस्तों 2 कदम आगे चलते हैं। सूत्रों के हवाले से जो भी खबर सामने आती है केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही आती है। इस पर लोग सवाल भी पूछते हैं कि आखिर गोदी मीडिया के लोगों को क्या सूत्र भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही जानकारी देते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि चंपई सोरेन इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने किसी से मुलाकात ही नहीं की। तो कयास किस बात के लगाए जा रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी कहा गया है कि चंपई सोरेन टाइगर है, वो कभी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बावजूद बार बार एक ही तरीके का भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर में हुई ऐसी विभत्स घटना के मामले को लेकर अब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। दोस्तों महिला सोशल मीडिया और तमाम न्यूज नेटवर्क के ऊपर आकर कह रही है कि उनको 1500 रुपए नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। अगर राज्य में उनकी बेटी उनके लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर 1500 रुपए लेकर क्या करेंगे। यानी दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। और भाजपा के जो लोग पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे थे, उनको एकनाथ शिंदे का इस्तीफा करवाना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताकर चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी किरण चौधरी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कांग्रेस पार्टी से बगावत करके भाजपा में शामिल होने का तोहफा भी दे दिया है। दरअसल दोस्तों उपचुनाव जिस राज्यसभा की सीट पर कराए जाएंगे उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार नियुक्त कर दिया है। चर्चाएं कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी चल रही थी। इसके बावजूद 19 महीने के लिए खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी गई है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। उन्होंने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर आई थी। कांग्रेस पार्टी में चौथे 5वें नंबर की नेत्री मानी जाती थी। उनका अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन उन्होंने कई सारे आरोप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर लगाए और कहने लगे कि यहाँ पर केवल गुटबाजी चल रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चली गई, जहां पर बीजेपी ने उनको राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। हालांकि उनके चुनाव जीतने की 100% गारंटी नहीं है। जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय लोग क्या तय करेंगे उस पर सारा कुछ डिपेंड रहेगा कि आखिर वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और क्योंकि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो ये बात पूरी तरीके से तय है कि कांग्रेस पार्टी उनको केक वॉक यानी आसान से चुनाव जीतने की इजाजत नहीं देगी और खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 69,000 शिक्षक अब नई तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट से आदेश आते ही बैंक वसूली के लिए सक्रिय हो गए हैं। ओडी लिमिट लोन आदि पर बैंक रोक लगा रहे हैं, वसूली का दबाव बना रहे। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोन रिकवरी लेकर बैंक सक्रिय हो गए हैं। बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी दोस्तों जिनको पहले नियुक्त किया गया था पदों पर, अब उनके पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद से मामला एकदम पलटता जा रहा है और अब बैंकों के द्वारा भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों एक तरीके से लोन रिकवरी की जा रही है इन लोगों से जो शिक्षक है। एक तरीके से इस पूरे मामले पर अब सरकार को दखल देना चाहिए, क्योंकि उत्पीड़न का मामला सामने आ सकता है। दोस्तों लोन रिकवरी जानबूझकर जबरदस्ती कराई जा सकती है, जो चिंता का विषय हो सकता है। साथ साथ एमएनएस ने ठाणे जिला के अध्यक्ष अविनाश यादव के माध्यम से बयान दिलवाया है। दोस्तों वो कहते हैं कि बदलापुर बलात्कार कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कि यदि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज्य में सरकार चला रही होती तो राज्य में गृह मंत्री एमएनएस का होता और एमएनएस का गृह मंत्री मौके पर ही एनकाउंटर करवा देता। बदलापुर घटना पर एमएनएस का गुस्सा देखने को मिला है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। साथ साथ दोस्तों यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि $4 ट्रिलियन की जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, यानी सतत विकास के जो मानदंड है उनको अचीव करने के लिए $4 ट्रिलियन की जरूरत है, जबकि भारत की इकोनॉमी जीडीपी पूरे साल की $4 ट्रिलियन के आसपास ही है। इस पूरे मामले पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि आप 15,000 रुपए हर महीने जो टेलीफोन का अलाउंस एमपी को दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है, उसको हटा दीजिए। दूसरा काम ये करिए कि सरकार जो सारे राज्यों के लिए अलग से गवर्नर नियुक्त करती है उनको हटाया जाए। 4-5 राज्य के लिए केवल एक ही गवर्नर नियुक्त किया जाए। वैसे भी गवर्नर कोई बहुत बड़ा काम तो करता नहीं है, तो 4-5 राज्य का एक गवर्नर आराम से हो सकता है। तीसरी बात कही गई है कि करप्शन कम करिए और दुनिया को जो फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और काला धन जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लेकर आएंगे, उसे अब लाने का समय आ गया है और $4 ट्रिलियन वहीं से इकट्ठा होगा और इसी से सतत विकास की ओर भारत आगे बढ़ पाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही है, लेकिन वो बता नहीं रही कि $4 ट्रिलियन कहां से आएगा सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने खुलेआम हिंदू लड़के का करवाया था धर्म परिवर्तन। ये एक न्यूज छपी थी दोस्तों कुछ दिनों पहले, जिसे लेकर जोरदार तरीके से विरोध भी देखने को मिला था। और अब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर भारत आए हैं तो नरेंद्र मोदी उनसे गले मिल रहे हैं। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से कुछ इस अंदाज में गले मिले नरेंद्र मोदी। पिछले साल अनवर इब्राहिम ने खुलेआम एक हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन कराया था। अगर इस तरीके का मामला विपक्ष से जुड़ा हुआ होता दोस्तों, तब तक भाजपा के लोगों ने ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए होते और विपक्ष को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया होता। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रियंका गांधी जो 24 के लोकसभा चुनाव में काफी एक्टिव दिखाई दे रही थी, विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनकी एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी वो चुनाव प्रचार में जोर शोर से नजर आने वाली है। दोस्तों प्रियंका गांधी 10 रैलियों को और 3 रोड शो को हरियाणा में आयोजित कराएंगी, यानी उनके ये कार्यक्रम होने वाले हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनके कई सारे कैंपेन
गेन हो सकते हैं। लेकिन अभी हरियाणा को लेकर क्लियर हो गया है कि वो 10 रैलियां करने जा रही है और 3 रोड शो करेंगी। और हरियाणा एक छोटा राज्य है, तो यहाँ पर 10 रैलियां अगर प्रियंका गांधी करती है तो इसको मोर देन इनफ माना जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद बनेगी कि इस बार 75+ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में दिया था, इस बार कांग्रेस पार्टी पार कर देगी। यानी भाजपा के नारे को कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतार देगी और 75+ कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। साथ साथ कोलकाता रेप मर्डर केस मामले को लेकर पत्नी के साथ कोलकाता के सड़कों पर उतरेंगे सौरव गांगुली, न्याय मांगने के लिए मैदान में नजर आएंगे। दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर कॉलेज मामले को लेकर अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि यह एक जघन्य घटना है, इस तरीके के अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। और अब इस पूरे मामले पर वो भी न्याय की यात्रा को ज्वाइन करने वाले हैं और एक तरीके से न्याय की डिमांड करेंगे। देखते हैं उनके आने के बाद क्या आंदोलन एक नए रूप में दिखाई देगा। साथ साथ दोस्तों, लिटरल एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की पलटी, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने बड़े आंदोलन की धमकी दी थी। अखिलेश यादव बोले, कहा पीडीए की एकता के आगे सरकार का यह फैसला सामने आया है, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच में सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी। अखिलेश यादव ने इसे जनता की जीत बताई है, पीडीए की जीत बताई है। साथ साथ दोस्तों, देश भर के अंदर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यसभा की सीटों पर मिशन रंजन दास को और रामेश्वर तेली को मैदान में उतारेंगे, जबकि बिहार के अंदर मनन कुमार मिश्र को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, यानी राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। साथ साथ हरियाणा में किरण चौधरी को और मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बिहार को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा जा सकता है एनडीए गठबंधन की ओर से, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को आगे कर रही है, उनको राज्यसभा भेजना चाहती है। साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह है कि धैर्यशील पाटिल को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल पार्टी छोड़कर आने वाली ममता मोहंता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया है। राजस्थान की बात करें तो पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्र में सरकार में मंत्री भी है और उनको राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा 6 महीने से पहले, तो अब उनको राजस्थान के अंदर राज्यसभा के चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। त्रिपुरा की बात करें तो राजीव भट्टाचार्य को यहां से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजना चाहती है। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी दोस्तों, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर कहां पर उम्मीदवार उतारेगी और कहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आसान सा रास्ता होगा। साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर को आंदोलन करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर से हमारा आंदोलन होगा। इसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया है। कहा है कि क्योंकि अब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है तो समाजवादी पार्टी अब कोई आंदोलन नहीं करेगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी के नेता और यूपी स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को आंदोलन करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नगीना के सांसद ने बैक डोर से लेटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा बताया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 368 पदों पर विज्ञापन जारी किए गए हैं, लेकिन सभी पदों पर इसे एकल बताते हुए इन सारे पोस्ट पर ओबीसी एससी एसटी आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार के अहंकार का आलम यह है कि विज्ञापन में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, यानी पहले ये बातें लिखी नहीं जाती थी लेकिन अब खुलकर बोली भी जा रही है और लिखा भी जा रहा है एडवर्टीजमेंट में। साफ तौर पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी एससी एसटी रिजर्वेशन के मामले को लेकर मुद्दे को हल्के में ले रही है। फिर कुछ दिनों के बाद विरोध होगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर यूटर्न मार देगी, क्योंकि आजकल यूटर्न सरकार चल रही है। मोदी सरकार तो है ही नहीं, बिना डिस्कशन बिना डिबेट के कुछ भी पास कर दिया जाता है। हालांकि बाद में विरोध के बाद वापस बीजेपी कानून ले लेती है, तो ये भी कानून, ये भी जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है इसे भी वापस लिया जाएगा। साथ विनेश फोगाट के साथ राजनीति हुई है। तात्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष का प्रभाव रहा है। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील ने कहा, बोले विनेश फोगाट का फाइनल और गोल्ड निश्चित था जिसमें राजनीति हुई है। साथ साथ दोस्तों, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अन्ना मल्लई दावा करते हैं कि एनडीए गठबंधन 2026 में सरकार बनाएगा, लेकिन इसके बाद जो बातें उन्होंने कही है इससे साफ लग रहा है कि अब एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी मेजर पार्टी होगी। एनडीए गठबंधन का 2026 के चुनाव को लेकर यह बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मल्लई ने दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर एआईएडीएमके कॉमन सेंस वाली बात है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती और बड़े भाई की भूमिका में होती, लेकिन मेजर पार्टनर अगर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे, इसका सीधा मतलब यह है कि एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाकर तमिलनाडु के चुनाव में उतरने की कोशिश करेगी। हालांकि इससे कोई बदलाव तमिलनाडु में खासकर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु अमूमन भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचती भी नहीं है। साथ साथ दोस्तों, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आक्रामक रुख की काट के लिए बीजेपी राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के परिषदों में एससी एसटी रिजर्वेशन के आरक्षण का वादा कर सकती है। इस मुद्दे पर केरल में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आरएसएस के साथ समन्वय बैठक के अंतिम निर्णय लिए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई है। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे। बैठक में पार्टी के भावी रणनीति को लेकर भी जिन मुद्दों पर बातचीत की गई है उसमें आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है।
चुनाव के दौरान आरक्षण खत्म कर देंगे, इसे लेकर एक परसेप्शन बनाता संविधान बदल देंगे और इस नैरेटिव से बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो अब मंथन किया जा रहा है और एक नया नैरेटिव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अपने आप को कितना डिफेंड कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ फैयाद अहमद को AIMIM के प्रेसिडेंट पद से हटाया गया है। अहमद के समर्थक ने मुंबई पार्टी अध्यक्ष इम्तियाज जलील के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से हाथ मिलाना चाहती है। AIMIM पूर्व सांसद बोले, कहा हमें साथ लेकर चलेंगे तो फायदा होगा, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। उद्धव ठाकरे बोले, कहा राजीव गांधी को पहचानने में देरी हुई। बाला साहब ठाकरे कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे, मगर उनके घर कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईडी नहीं भेजा, जैसा की हरकतें आजकल के लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को परेशान किया जा रहा है, उनके पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में इतना बड़ा विरोधी हुआ करते थे बाला साहब ठाकरे, इसके बावजूद कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया और यही लोकतांत्रिक सरकार चलाने का तरीका होता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। बहुत धन्यवाद।